सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 58 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science history and we will learn and understand the chapter nationalism in India for revision in this worksheet, and we will also learn and understand 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हम आज की इस वर्कशीट में नेशनलिज्म इन इंडिया को रिवाइज कर रहे हैं और उसमें 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन की रिवीजन कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की ज़रूर कीजिएगा। आप पूरा चैप्टर तो पढ़िए ही, लेकिन इन क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देखिएगा। So now let's start and understand with me. So the first question is, why was non-cooperation movement launched? Explain the participation of different sections of the society in non-cooperation movement. तो आंसर is, the answer जो जितने भी आंसर हैं वो सारे के सारे मेरी सजेशंस हैं। आप इसमें अपने थॉट्स अपने तरह से इसको करके देखिएगा। तो the reasons for starting non-cooperation movement, the exploitation of the Indian public by the British at the end of First World War, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट किया जाना, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस को लगा देना इस तरीके से। एंड द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट स्वराज, उन्होंने इसके बाद क्योंकि उन्होंने इंडियन पीपल को बोला था कि अगर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको सपोर्ट करेंगे तो वो उनको स्वराज दे देंगे, उनको फ्रीडम दे देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पासेज ऑफ रॉलेट एक्ट का मतलब है रॉलेट एक्ट का पास होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। एंड जलियांवाला बाग मैस्कियर, ये तो बिल्कुल ही करंट रीज़न था जिसके कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ। एंड द रेजोल्यूशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय कांग्रेस पास्ड बाय मेजॉरिटी इन 1920 इन कोलकाता सेशन, और 1920 में कोलकाता सेशन में कांग्रेस ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास कर दिया। In this movement, various sections of the society participated extensively as their movement in cities, revolt in rural areas, rebellion in tribal areas, rebellion for Swaraj in gardens और plantations। तो देखिए इस मूवमेंट में जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जैसे सिटीज़ में हुआ और रूरल एरियाज़ में हुआ, ट्राइबल एरियाज़ में हुआ, यहाँ तक कि जो प्लांटेशंस यानी बागान थे उनमें हुआ। However, the meaning of this movement was different for every section of society because Gandhiji could not tell the purpose of this movement to everyone. So all sections of society took this movement in their own meaning. देखिए क्या हुआ था कि सबने पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन सबने अपने अपने पर्पस से उसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि शायद गांधी जी उस मूवमेंट का पर्पस सबको नहीं समझा पाए थे। इसलिए जो जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उन्होंने सबने इस मूवमेंट को अपने ढंग से, अपने मतलब से, अपने अर्थ में लिया। Now the question number 2 is, what were the reasons for starting the Khilafat movement? Describe its effects on Indian national movement. तो आंसर इज मेन रीजन फॉर स्टार्टिंग खिलाफत मूवमेंट, सबसे पहला था इंसल्ट बाय द ब्रिटिश टू द टर्किश एम्पायर खलीफा। देखिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो खलीफा था, ऑटोमन एम्पायर था, टर्किश एम्पायर, उसकी हार हो गई थी, तो ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत इंसल्ट किया। एंड आफ्टर द लखनऊ एग्रीमेंट 1916 द मुस्लिम लीग्स एग्रीमेंट विद द कांग्रेस, और कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ये भी एक रीज़न था उसको शुरू करने का। एंड मूवमेंट स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड मर्ज मुस्लिम्स विद द खिलाफत मूवमेंट, और जो मूवमेंट कांग्रेस ने स्टार्ट किया उसमें मुस्लिम्स को भी खिलाफत मूवमेंट के जरिए मर्ज कर लिया। तो इस तरीके से ये रीजंस थे खिलाफत मूवमेंट को शुरू करने की। एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इससे क्या इफेक्ट हुआ कि यूनिटी हुई इसमें हिंदूज एंड मुस्लिम्स में, और इससे नेशनल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी मिली। Question number 3 is, not all social groups were moved by the abstract concept of
concept of Swaraj, support the statement in the light of civil disobedience movement in 1930s। इसका मतलब है कि जो सोशल ग्रुप, सारे के सारे सोशल ग्रुप्स इस स्वराज के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। आखिर ऐसा क्यों था? तो अपने इस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि 1930s में हुआ था, उसी के संदर्भ में बताते हुए कि तब ऐसी क्या घटना हुई थी कि सब लोग इसमें शामिल नहीं थे, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। तो आंसर इज पीपल फ्रॉम वेरियस शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स वर जॉइनिंग द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन विच वॉज क्रिएटेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, because at that time caste-based discrimination was very high and the people of scheduled caste and tribes were realizing that even after Swaraj there would be no special difference in their situation। देखिए क्या था कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था और वो ये अब समझ भी रहे थे कि चाहे उनको फ्रीडम मिल भी जाए तो भी उनकी जो सिचुएशन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। Second point is various political leaders were demanding reservation based representation for these people। और बहुत सारे जो political leaders थे वो डिमांड कर रहे थे कि इन लोगों के रिजर्वेशन होना चाहिए, जो इलेक्शन होंगे उसमें उनके सीट्स जो है रिजर्व्ड होनी चाहिए। फिर वेरियस मुस्लिम लीडर्स हैड ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स। तो जो बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे, लीडर्स थे, वो पहले ही अपने जो विचारों को प्रकट कर चुके थे एंड दे वर अफ्रेड ऑफ क्रशिंग देयर थॉट्स। और उन्हें भी ये लग रहा था कि आज़ादी मिलने के बाद उन्हें इतना नहीं पूछा जाएगा, उनके विचारों को जो है इग्नोर कर दिया जाएगा। तो इसलिए सारे सोशल ग्रुप्स इस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज से सपोर्ट नहीं करते थे उसको। Next question is, which were the two types of demand mentioned by the Gandhiji in his letter to Viceroy Irwin on 31st January 1930? Why was abolition of salt tax most stirring demand? देखिए इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने जो लेटर लिखा वायसराय इरविन को, उसमें उनकी दो डिमांड्स क्या थी और सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना, हटाना सबसे ज़रूरी क्यों था। In the letter written by the Mahatma Gandhi to Viceroy Irwin on 31st January 1930, there were two demands. First is reduction of land revenue, second is remove taxes on salt। यानी लैंड रेवेन्यू को कम करना और सॉल्ट पे से टैक्स को हटा देना। क्यों ज़रूरी था? द डिमांड फॉर सॉल्ट लॉ वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सॉल्ट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फूड। जो सॉल्ट होता है वो हमारे भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है एंड इज़ यूज्ड बाय रिच एंड पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सोसाइटी के सभी लोग उसको यूज़ करते हैं। इफ़ इट इज़ टैक्सड देन इट विल बिकम एक्सपेंसिव एंड दस पुअर पीपल विल नॉट बी एबल टू यूज़ इट। और अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाएगा तो ये महंगा हो जाएगा और इस तरह से जो पुअर पीपल हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। Now the question number 5 is, plantation workers had their own understanding of Mahatma Gandhi's idea and notion of Swaraj, support the statement। देखिए इसका मतलब ये है कि जो बागानों में काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने महात्मा गांधी का आइडिया, जो उसका स्वराज का आइडिया था, उसको एक अपना अलग ही मतलब उसका निकाला हुआ था। तो आपको इसको सपोर्ट करना है, इस स्टेटमेंट को, यानी इसके बारे में बताना है कि हाँ वो क्या था, उनके अकॉर्डिंगली वो क्या सोचते थे। तो आंसर इज द पीपल वर्किंग इन द प्लांटेशंस हैड देयर ओन डिफरेंट कॉन्सेप्ट अबाउट महात्मा गांधीज आइडिया ऑफ स्वराज। यहाँ पे ऑफ आना चाहिए, ऑफ स्वराज। अकॉर्डिंग टू देम नॉन कॉपरेशन मेंट फ्री रोमिंग इन द प्लांटेशन, फ्रीडम टू गो टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, रिफ्यूजल to obey the orders of its planters and all to get the ownership of the land। इसका मतलब ये है कि उनका अपना उन्होंने सोच बना ली थी। उनके हिसाब से ये था कि प्लांटेशन यानी बागानों में कहीं पर भी घूमो और अपने ओरिजिनल प्लेस मतलब अपने गांव जाने के लिए उनको पूरी छूट मिलेगी और जो भी उनके ऑफिसर्स हैं, प्लांटर्स हैं, बागान के जो ऑफिसर्स हैं, उनके ऑर्डर को डिसओबे करना एंड और सबको अपनी ज़मीन की ओनरशिप मिलेगी। तो उनके हिसाब से स्वराज का मतलब ये था। क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गांधी जी टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आपको ये बताना है कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम को एलिमिनेट यानी ख़त्म करने में क्या मेजर्स लिए, क्या उपाय उन्होंने किए। तो गांधी जी डिस्क्राइब अनटचेबल्स एज हरिजन, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो जो गांधी जी थे वो जो अनटचेबल पीपल होते थे उनको वो हरिजन कहते थे। हरिजन का मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड यानी
ईश्वर की संतान। ही टुक द फॉलोइंग स्टेप्स टू एरेडिकेट अनटचेबिलिटी, और उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए इस अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए। फर्स्ट इज सत्याग्रह वॉज डन टू गिव देम इक्वल राइट्स ओवर टेम्पल्स, पब्लिक पॉन्ड्स, रोड्स एंड वेल्स। तो देखिए उन्होंने उन लोगों को टेम्पल्स में, पब्लिक पॉन्ड्स यानी सार्वजनिक तालाबों पर, सड़कों पर, कुओं पर इक्वल राइट्स दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। इन ऑर्डर टू गिव प्रेस्टीज टू द वर्क ऑफ स्कैवेंजर्स, दे देमसेल्व्स क्लीन द टॉयलेट्स। स्कैवेंजर्स होता है जो मैला ढोते हैं ना, सर पे गंदगी को अपने सर पर ले जाते थे, उनके काम को प्रेस्टीज दिलाने, सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने खुद से टॉयलेट साफ किए। And third is he called upon the upper caste to change their hearts and leave the sins of untouchability, और उन्होंने अपर कास्ट को अपना हृदय चेंज करने के लिए कहा और ये कहा कि ये जो अनटचेबिलिटी का पाप वो करते हैं उसको वो छोड़ दें। Now the question number 7 is write down the features of civil disobedience movement. How were they different from non-cooperation movement? तो इसमें बताना है कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के क्या फीचर्स है, कैसे कैसे वो हुआ था और ये कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से डिफरेंट था। दैट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट was different from the non-cooperation movement in such a way that this time people were called not only for not supporting the British but for violating the colonial लॉज। इसका मतलब ये है कि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से इस तरीके से, ये जो था वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इस तरह से डिफरेंट था कि इस टाइम ना केवल लोगों को ये कहा गया कि आप ब्रिटिश को सपोर्ट मत कीजिए, बल्कि उन्हें जो ब्रिटिश ने लॉज बनाए थे उनको तोड़ने के लिए उनको बताया गया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डेमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। बहुत सारे हज़ारों लोगों ने जो सॉल्ट लॉ और जो नमक कानून था, सॉल्ट लॉ था, उसको तोड़ा और गवर्नमेंट जो सॉल्ट फैक्ट्रीज थी उनके सामने बहुत सारे प्रदर्शन किए। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जो भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बाइकॉट किया गया। द पेजेंट्स रिफ्यूज टू पे द लगान एंड द चौकीदार्स रिफ्यूज टू पे द टैक्स। जो किसान थे उन्होंने लगान पे करने से मना कर दिया और जो चौकीदार थे उन्होंने टैक्स पे करने से मना कर दिया। The people living in the forest started violating forest laws. जो लोग जंगलों में रहते थे उन्होंने जंगल कानून तोड़ने भी, वन कानून तोड़ने भी शुरू कर दिए। तो ये सारे फीचर्स थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के। क्वेश्चन नंबर 8 इज इवेल्युएट द रोल ऑफ वीमेन इन डिफरेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। तो अब आपको बताना है कि डिफरेंट मूवमेंट्स जो हुए, विभिन्न आंदोलन हुए, उसमें महिलाओं का क्या रोल रहा। तो वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन वेरियस मूवमेंट्स, यानी बहुत सारे मूवमेंट्स में जो भी आंदोलन हुए, जो वीमेंस थी उन्होंने लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया। फिर यहाँ पर आएगा दे पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे दे आएगा। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज, मेड सॉल्ट and burned wholly of foreign clothes and protested at liquor shops. उन्होंने बहुत जगह धरने दिए, रैली की, नमक बनाया यानी नमक कानून को तोड़ा और फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाई और यहाँ तक कि जो शराब की दुकानें थी वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। Many women also went to jail during various moments, और इस दौरान वो बहुत सारी जो औरतें थी वो जेल भी गईं। तो ये उनका रोल था, ये हमें इसमें लिखना और ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो क्या था पूना पैक्ट और कैसे था वो अब हम समझ रहे हैं। द पूना पैक्ट साइंड इन 1932, ये याद रखिएगा, 1 मार्कर क्वेश्चन भी है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट the depressed classes got reserved seats in provincial and central councils, although voting for them was held in general constituencies. तो देखिए पूना पैक्ट जो था वो 1932 में साइन हुआ और इसके हिसाब से जो डिप्रेस क्लासेस थे यानी जो दमित वर्ग होते थे उनको अब प्रोविंशियल और सेंट्रल काउंसिल्स के जो इलेक्शन होते थे अंग्रेज़ों के उसमें रिजर्व्ड सीट मिली। और लेकिन इसके साथ साथ जो उनके लिए वोटिंग करने वाले केवल वही कैंडिडेट नहीं थे जो रिजर्व कैटेगरी के थे, बल्कि सभी जनरल पीपल, जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके लिए वोट करती थी। तो इससे लोगों में एकता बनी रही, यूनिटी बनी रही, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि डिवाइड एंड रूल करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए।
Now the question number 10 is, why did Indians oppose Simon Commission? Answer is, the Simon Commission was to suggest the necessary changes after examining the Indian constitutional system. But देखिए, जो साइमन कमीशन था ना, उसको क्या करना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को रिव्यू करना था और जो उसके बाद उन्हें चेंज लगना था वो करना था उन्हें. बट देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन दिस कमीशन. इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था. ऑल इट्स मेंबर वर ब्रिटिश. सारे के सारे इसमें ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे. सो दिस कमीशन वॉज अपोज्ड बाय द पीपल इन इंडिया. तो इंडिया में इसीलिए इस कमीशन को बहुत ज़्यादा अपोज किया गया. एंड द नेक्स्ट इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स. देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, क्योंकि ये पिछले ही ईयर से स्टार्ट हुआ है. तो इसमें क्या करना होता है, एक पैराग्राफ होता है, उसको ध्यान से आप पढ़िए और फिर उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क के, आपको उसके आंसर करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इसको पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है. सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, यानी सत्याग्रह कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, शारीरिक बल नहीं है. अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन एडवर्सरी, यानी वो कभी भी अपने जो भी उसके अगेंस्ट है उसको नुकसान नहीं, उसको दर्द नहीं देना चाहता. ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन, ना ही वो उसका विनाश चाहता है. इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर, और सत्याग्रह में किसी तरीके की बुरी भावना नहीं होती. सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह पूर्ण रूप से जो है बिल्कुल एक सच्ची बात है. ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, यानी जो आत्मा का जो सबसे प्रमुख तत्व है वो सत्य ही है. दैट इज वाई द फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, और इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया. द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद नॉलेज, हमारी जो आत्मा है वो नॉलेज से भरी हुई है. इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, और उसमें हमेशा एक फ्लेम ऑफ लव जलती रहती है, यानी हम किसी का बुरा नहीं करना चाहते. नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, जो अहिंसा है वो सर्वोपरि धर्म है. इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स, और ये भी निश्चित है कि जो इंडिया है वो कभी भी ब्रिटेन और यूरोप में जो उनकी तरह मतलब जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी तरह उनकी पूजा नहीं कर सकता, उनकी तरह जैसे वो युद्ध करना चाहते हैं, तो इंडिया कभी भी ऐसा नहीं करना चाहता, ना कर सकता. ना कर सकता का मतलब क्योंकि वो हमेशा अहिंसा के विचारों को मानते हैं. द ब्रिटिश वर्शिप द वॉर गॉड एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग बियरर्स ऑफ आर्म्स. तो उनके हिसाब से, मतलब इंडियंस के हिसाब से, तो जो ब्रिटिशर्स ही हैं वही युद्ध को देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और जो अस्त्र शस्त्र जो होते हैं उनको लेकर उनको अपने बढ़ाते रहते हैं. लेकिन उनके विपरीत द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया कैन नेवर कैरी आर्म्स, और जो हमारे हज़ारों लाखों करोड़ों इंडियंस हैं वो कभी भी सारे के सारे आर्म्स नहीं उठा सकते, हथियार नहीं उठा सकते. दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन, और इसलिए उन्होंने अहिंसा को अपनाया, क्योंकि अहिंसा वास्तव में ही बहुत ही बढ़िया चीज़ है. क्योंकि आप देखिए, हिंसा से कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही नुकसान हुआ है. तो ये तो आपका स्टेप था. अब हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते हैं. First question is, why do you understand by the term सत्याग्रह? सॉरी, what do you understand by the term सत्याग्रह? यानी सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? सत्याग्रह means emphasis on the power of truth, यानी सत्य की शक्ति पर जोर देना ही सत्याग्रह कहलाता है. And what is the substance of the soul? Truth is very substance of soul. Who worship the war god? Next question is, who worship the war god? The British worship the war god. And the last question is, write a brief gist of the paragraph in your own words. यानी gist का मतलब है इसका सार, इस पूरे पैराग्राफ का आपको अपने शब्दों में लिखना है. सत्याग्रह is not a physical force because violence is spread by the physical force. देखिए, सत्याग्रह कभी भी एक शारीरिक बल नहीं है, क्योंकि जो वायलेंस होता है उससे जो है वायलेंस फैलता है. शारीरिक बल से तो हमेशा वायलेंस ही फैलता है. बट सत्याग्रह कॉल्स फॉर द अर्ज ऑफ ट्रूथ. सत्याग्रह क्या कहता है? सत्य के लिए आग्रह करने के लिए कहता है. देयर इज़ नो प्लेस फॉर
वायलेंस इन इट, इसमें वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। द ब्रिटिश वर्शिप द गॉड ऑफ वॉर विद डिस्ट्रक्टिव वेपन्स मीन्स दे बिलीव इन वॉर, यानी वही युद्ध चाहते हैं और युद्ध को पूजते भी हैं। जो हमारे इंडियंस लोग हैं वो कभी भी आर्म्स लेकर नहीं चल सकते, इसलिए दे टुक द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, इसलिए उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स पाइए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस दैट इज COVID-19, then please wear a mask and keep maintaining the social distance of 2 yards. क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।